इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते इन्हें फूल। फूल से भरा देख मेरा पूल, तो मैं हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूँ पूरा स्कूल। वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। नाउ अब हम देखेंगे, हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी देख चुके हैं इनकम मेथड का कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। ये एक एक पॉइंट को डीपली समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 कंपोनेंट होते हैं, ये भी आपको पता है कौन कौन से, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब सबसे पहले रेंट पर आते हैं। रेंट होता क्या है, जब भी हम किसी को अपनी लैंड अवेलेबल कराते हैं और उसके बदले में जो भी वो हमें फैक्टर पेमेंट करता है, जो भी हमें पेमेंट करता है, वही रेंट कहलाता है। रेंट के फॉर्म में होता है वो, उसका नाम हम रेंट रख देते हैं, तो वही रेंट होता है, ठीक है ना। और अब देखते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, जब हम मान लीजिए हम जब कोई लिटरेचर लिखते हैं, लिटरेचर लिखने के बाद हम उसके ऊपर जो पैसा हमारे पास आता है तो वही रॉयल्टी कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक राइटर हूं, मैंने एक बुक लिखी है पास होने के 100 जुगाड़, ठीक है, बहुत चलेगी, है ना, बहुत ज्यादा चलने वाली है। तो ये बुक जब मैं पब्लिकेशन के पास लेके जाऊंगा, पब्लिकेशन हाउस के पास, और वो जब उसको पास करके जब वो पब्लिश कर देंगे तो मुझे जो भी उसके ऊपर पैसा मिलेगा वो सब रॉयल्टी का नाम होता है, वो रॉयल्टी कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रॉयल्टी, रेंट हो गया। अब इंटरेस्ट के पास आता है। इंटरेस्ट क्या होता है भाई, सिंपल सी भाषा है, बिल्कुल सीधी सी बात है। इंटरेस्ट जैसे कि लोन लेता है, हम लोन पर इंटरेस्ट देते हैं, तो वही इंटरेस्ट कहलाएगा। अब क्या करते हो आप लोग, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन करने के लिए इंटरेस्ट लेते हो, आप बिजनेसमैन हो, ठीक है। बिजनेसमैन, जब आप बिजनेसमैन हो और आप कोई लोन लोगे किस चीज के लिए, आगे बिजनेस करने के लिए लोगे, तो उसके ऊपर जब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड बाय बिजनेसमैन, या प्रोडक्शन यूनिट बोल देते हैं इसको, ज्यादा अच्छा रहेगा बिजनेसमैन से ज्यादा, पेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। जब आप लोन पर कोई भी इंटरेस्ट देते हो तो वो इंटरेस्ट ये वाला यहां पर काउंट हो जाता है। तो रेंट एंड रॉयल्टी भी हो चुका है और इंटरेस्ट भी हो चुका है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट को बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एज सिंपल एज दैट, जब आप लोग एंटरप्रेन्योर, जब कोई भी पैसा कमाता है वो सब प्रॉफिट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसकी भी लेकिन अलग से बाइफरकेशन होती है। प्रॉफिट में से हमें कुछ पार्ट डिवाइड करना पड़ता है, कुछ पैसा हमें बांटना पड़ता है। किस तरीके से, 3 फॉर्म में प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला चीज, टैक्स ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट्स पर जो टैक्स। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल से बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये ना बिजनेसमैन तो बहुत बड़े भाई, आप एक बिजनेसमैन है ना, आपने क्या किया है, प्रॉफिट कमाया है आपने 20 लाख का। अब आप जब प्रॉफिट कमाओगे उसमें से कुछ पार्ट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो हो गया एक टैक्स। फॉर एग्जांपल आपने 4 लाख का टैक्स पे कर दिया और कुछ पार्ट आपको अपने पास बचा के रखना पड़ेगा। भाई आपने क्या करते हैं, 20 लाख का प्रॉफिट कमा लिया आपने। अब प्रॉफिट में से आपका मैनेजर ये बोलेगा, यार आप क्या सारा प्रॉफिट घर लेके जाओगे, कुछ उसके लिए तो रख लीजिए, आने वाली एनफोर्सिंग कैलेमिटीज के लिए, कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा, बड़े कंजूस आदमी हो यार तुम क्या कहोगे, ओ मैनेजर इससे बात कर, है ना, ऐसे तो कहोगे ना। तो ये मैनेजर लेकिन आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहा है उस टाइम की, वो बोलेगे भाई प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हमें अपने पास बचा के रखना है, ताकि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें से निकाल कर वो उसको प्रॉब्लम को पूरा कर पाए, सोल्व कर पाए, ठीक है ना। तो उसमें से हम कुछ पार्ट रिजर्व्स रख लेते हैं। रिजर्व को हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं हम इसको, रिटेन्ड अर्निंग, जो हम पैसा उठाकर रख लेते हैं ना अपने पास फॉर फ्यूचर के लिए। और इसका एक और नाम होता है, इसके नाम में अलग अलग इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है और आपको आइडेंटिफिकेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है इसका दूसरा नाम। तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये इसका तीसरा नाम है। अब आते हैं इसके लास्ट कंपोनेंट में प्रॉफिट पे। टैक्स ऑन प्रॉफिट हो चुका है, अब हमने रिजर्व भी रख लिए हैं, मैनेजर ने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे दी है। अब आप जो भी पैसा आपके पास बचेगा आप उसको घर ले जाओगे एज अ डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है
प्रॉफिट विच इज केप्ट बाय हाउस होल्ड, जो हम हाउस होल्ड के पास मतलब जो हम अपने पास रख लेते हैं ना पैसा, तो वो डिविडेंड का फॉर्म होता है। तो ये इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास हमने जो रिजर्व है उसमें से 6 लाख रख लिया था और जो बाकी बचा पैसा वो 10 लाख रुपीस वो प्रॉफिट हमने डिविडेंड के तौर पर घर में बांट दिया है। तो अब ये देखिए, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं गिवन हुआ क्वेश्चन में, ये प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? टैक्स ऑन प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस रिजर्व कर देंगे और प्लस डिविडेंड कर देंगे। तीनों को मिलाकर क्या हो जाता है, वो प्रॉफिट का कर लेता है 20 लाख। मतलब 4 + 6 + 10 इज नोन एज इज इक्वल टू 20 lakhs, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और डिविडेंड का एक और नाम बताता हूं मैं आपको जो आ सकता है, जिस तरीके से क्वेश्चन आता है, डिविडेंड को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो होपफुली ये तो आपके समझ में आ चुका होगा, ये कितने सारे कंपोनेंट्स है, सारे के सारे आपके पास आ गए। अगर प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड है, आप उसको उठाइए और प्रॉफिट को क्या कहते हैं लिख दीजिए। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है तो इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट आ जाता है। और अगर प्रॉफिट भी गिवन है और इन तीनों में से कोई और भी कंपोनेंट गिवन है तो आपको इनको प्लस नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट लेना है और अपनी नेशनल इनकम की काउंटिंग कर देनी है। अब ये तो ऑपरेटिंग सरप्लस एज सिंपल एज दैट बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपके। अब ये आते हैं पार्ट पे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? मिक्स्ड इनकम को थोड़ी ध्यान से सुनना। देखिए क्या होता है, कई बार हमारी कोई ऐसी इनकम हो जाती है, हमारे पास ऐसा पैसा आता है जिसको हम बाफकेट या हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि भाई उनको हम इन तीनों पार्ट में, वेजेस हम ये नहीं बता सकते कि वेजेस हैं वो, या इंटरेस्ट है वो, रेंट है या रॉयल्टी है वो। तो उस टाइप का पैसा सब हम मिक्स्ड इनकम में डालते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जब हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वाला प्रॉफिट ये वाला पैसा आया है हमारे पास, वो रेंट से आया है, इंटरेस्ट से आया है, प्रॉफिट से आया है या फिर हमारी सैलरी है, तो वो मिक्स्ड इनकम कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप मान लीजिए आपने बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, बहुत बड़े आदमी बन गए, आपने छोले भटूरे की दुकान खोल ली है, ठीक है। अब छोले भटूरे की दुकान आपने कहाँ खोली है? अपने ही घर के नीचे आपकी एक पोर्शन पड़ा था, उसमें आपने शटर लगवाया और वहां पे दुकान खोल ली। अब जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से आपको क्या पता लग जाएगा कि भाई रेंट, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम फर्स्ट डे की 1000 रुपीज है। अब 1000 रुपीज में से आप क्या बता पाएंगे कि रेंट कितना है, इसमें से मेरी वेजेस कितनी हो गई आपकी अपनी, इसमें से इंटरेस्ट कितना लूं मैं और प्रॉफिट कितना है। तो ये हम इस 1000 रुपीज को हम बाफकेट नहीं कर पाएंगे कि इसमें से रेंट वेजेस ये हमारा प्रॉफिट, क्योंकि हमने अपनी ही दुकान पर लिया था तो रेंट कितना लूं मैं। हम खुद से काम कर रहे थे छोले भटूरे दुकान पर, क्योंकि नई नई दुकानें भी हम किसी को सैलरी वाला नहीं रख रहे हैं। तो वेजेस कितनी है हमारी, हमने लोन कितना लिया है, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये हम अपना ही प्रॉफिट कितना बांटे अपने आप को, तो हम इसमें क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें से कितना कितना अमाउंट कौन सा फैक्टर पेमेंट है। तो मिक्स्ड इनकम क्या होती है? इनकम इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, इनकम हैविंग मोर देन वन फैक्टर पेमेंट। यहां पे लिख देते हैं इसको इरेज करके, इनकम हैविंग मोर देन वन फैक्टर पेमेंट। तो ये हमारी मिक्स्ड इनकम कहलाती है, ठीक है। तो ये आपको फुली समझ में आ चुकी होगी मिक्स्ड इनकम। एक बार और बता देता हूं, ऐसी इनकम जिसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर पेमेंट होती है, भाई वो वाली इनकम जिसमें हमारी फैक्टर ऑफ पेमेंट बहुत सारी होती है, वही इनकम मिक्स्ड इनकम कहलाती है। तो हम उसको एक अलग से पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये मिक्स्ड इनकम हो चुकी है। तो ऐसे हमारा एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ओएस दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड एमआई दैट इज मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम आ गई है, ठीक है। हमारे पास डोमेस्टिक इनकम जो होती है एनडीपी एट एफसी। अगर इस डोमेस्टिक इनकम में मैं ऐड कर देता हूं एनफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक, यह है एनडीपी
एफ सी, इसमें हमने एनफीफा ऐड कर दिया तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, दैट इज एनएनपी एट एफ सी। तो ऐसे हम कैसे निकाल देते हैं नेशनल इनकम, ऐसे निकालते हैं। तो आपने ये देखा है कि इनकम मेथड में हम जो पहला फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो हमारे पास एनडीपी एट एफ सी आता है। वैल्यू एडिड मेथड में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो जीडीपी एट एमपी आता था। होपफुली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मैंने एक याद करने वाली बात बताई थी आपको कि याद रखनी है आपको, कौन सी, कि एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही लेते हैं। ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना। और आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके नेशनल इनकम के, इनकम मेथड के। तो ये आपके होपफुली क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अगर पसंद आए ना तो ये ठोक दो यार।